हेलो दोस्तों, इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं हिमांशु। पिछले काफ़ी समय से जलवायु परिवर्तन और उससे जुड़े जो भी समझौते हैं वे लगातार चर्चा में बने रहते हैं। इसी तरह आने वाले समय में COP26 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 26वीं बैठक का आयोजन किया जाना है, जिसकी वजह से यह मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है। IPCC ने इसके पहले एक रिपोर्ट जारी की थी, उसमें इससे जुड़े जलवायु परिवर्तन से जुड़े जो संभावित खतरे हैं, जो भी सूचकांक है, उनको उन्होंने जारी किया था और बहुत सारी बातें बताई थी। तो उसके कुछ महीनों बाद ही इसका आयोजन किया जा रहा है, ताकि उस रिपोर्ट का एक व्यवस्थित तरीके से आकलन करते हुए आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो नीतियां हैं उन्हें बनाया जा सके। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि अभी तक जो भी देश जलवायु परिवर्तन से संबंधित समझौतों के तहत जो रणनीतियां अपना रहे थे वे सफल क्यों नहीं हो सकी, और अब तक जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए थे आने वाली सदी के लिए या आने वाले समय के लिए, 2050 की बात करें या 2100 तक की बात करें, तो वे पूरे होते क्यों नहीं दिखे। तो आज का हमारा टॉपिक इसी पर बेस्ड है कि क्यों पूरे नहीं हुए जलवायु परिवर्तन के लक्ष्य। तो जो आने वाली बैठक है उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे, एक विशेष मुद्दे के रूप में इसको भी जानेंगे। भारत की क्या डिमांड्स होने वाली हैं, आने वाले जो सम्मेलन है, सम्मेलन कहाँ होगा, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। तो जो डायमेंशन रहेंगे चर्चा के वे इस प्रकार रहेंगे। न्यूज़ को देखते हैं। अभी COP26 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26वीं बैठक क्या है, कहाँ आयोजित की जानी है। इसमें प्रमुख जलवायु समझौते यानी जो अब 26वीं बैठक है, इसके पहले 26वीं बैठक के पहले कौन कौन सी बैठकें आयोजित की गई, कब से इसकी शुरुआत हुई, इसको भी समझेंगे। लक्ष्य हासिल करने में जो विफलता है उसके कुछ जो प्रमुख हाईलाइट्स हैं, प्रमुख कारण हैं, उनको जानेंगे। जो चैलेंजेस हैं वे क्या हैं हमारे सामने, आने वाले समय में क्या किया जाना चाहिए, और एक सवाल जो कि मेंस के स्तर पर आप डील करेंगे। यह विषय GS पेपर 3 मेंस के लेवल पर कनेक्ट होता है सीधी तरह से, ठीक है। जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संबंधी जो भी विशेष मुद्दे हैं उनको सम्मिलित करता है। इसके अलावा प्रीलिम्स में भी इस टॉपिक का विशेष महत्व है। चलिए आगे देखते हैं। न्यूज़ क्या है। न्यूज़ है क्लाइमेट टारगेट्स सेट मिस्ड। इसके बारे में बताया गया है कि जो हमने जलवायु परिवर्तन की जो चुनौतियां हैं उसके लिए जो टारगेट्स सेट किए थे वो मिस हो चुके हैं। गंभीर मुद्दा है, क्यों मिस हुए हैं, और इनको जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये मिस हुए हैं तो आगे जो हम रणनीतियां बना रहे हैं, जो बैठकें कर रहे हैं, उनमें किस तरह से इनको डील किया जाए ताकि हम जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों और चुनौतियों का समाधान कर सकें। तो जो आने वाले समय में बैठक है उसका आयोजन किया जाना है। यह बैठक 31 अक्टूबर से 12 नवंबर 2021 तक चलेगी और इसका आयोजन ग्लासगो शहर में किया जाएगा। ग्लासगो स्कॉटलैंड का एक शहर है, और जैसा कि आप जानते हैं कि स्कॉटलैंड या फिर यूनाइटेड किंगडम का भी एक देश है या एक राज्य है, और यूनाइटेड किंगडम जो है वह ग्रेट ब्रिटेन भी कहलाता है। इसमें कुछ देश शामिल हैं जैसे स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। ये हम यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहे हैं यानी यूके की। तो इसी का एक शहर है यानी स्कॉटलैंड का ग्लासगो, जहां पर COP26 COP26 की बैठक आयोजित की जाएगी। और इसमें पार्टनर कौन है इसका, इटली, याद रखिएगा इस बात को, ठीक। तो जो COP है जिसकी हम बात कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, क्या है ये। देखिए, कोई भी सम्मेलन होता है तो उसमें जो COP है यानी कॉन्फ्रेंस से संबंधित जो पार्टीज हैं, जो सदस्य देश हैं, वे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खास तौर से उससे जुड़ी जो रणनीतियां बनानी है, उसका किस तरीके से कार्यान्वयन करना है, क्या क्या मुद्दे शामिल होने चाहिए, किस तरीके से उनको हैंडल करना है, तो यही अंतिम रूप से निर्णय लेते हैं जो पार्टीज हैं। और जो COP की अवधारणा है वह आई UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। 1994 से यह समझौता लागू हुआ था, और 1992 का जो अर्थ समिट आयोजित हुआ था रियो डी जेनेरियो में, उसके तहत इसको फाइनलाइज किया गया और आगे इससे संबंधित प्रावधान बनाए गए। तो अभी हम आगे उसको भी देखेंगे। तो जो यह कन्वेंशन है यूनाइटेड नेशंस का फ्रेमवर्क से संबंधित, यह दरअसल वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की जो सांद्रता है उसको स्थिर करना इसका मकसद था, कि जो ग्रीन हाउस गैसें थे उनका एमिशन वैसे पृथ्वी के लिए फायदेमंद भी होता है, पृथ्वी की जो क्लाइमेट है उसको गर्म रखने में लाभकारी होता है, लेकिन एक निश्चित सीमा तक। यदि यह उस सीमा से ऊपर जाता है
तो हमें जिस तरह के जलवायु परिवर्तन से जुड़े जो परिवर्तन से जुड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं वे विनाशकारी भी साबित हो सकते हैं एक सीमा से आगे जाने पर। तो उसी को स्थिर करने की बात इसमें की गई थी। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन को कम करने के उपाय क्या क्या अपनाए जाने चाहिए, किस तरीके से लोगों को शिक्षित किया जाए, क्या क्या मुद्दे हैं, इनको अपनाए जाने की बात इसमें कही गई थी। इससे पहले हमने कहा था कि कौन कौन से जलवायु समझौते हुए थे, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो 26वीं बैठक है हम उस तक कैसे पहुंचे, इस बात को भी जान लें। तो 1992 से इसकी शुरुआत हम देख सकते हैं। तो एक समिट हुआ था, अर्थ समिट, जो शुरुआत माना जाता है रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो ब्राजील का एक शहर है। तो इसी जो सम्मेलन था इसमें ही यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को एक तरीके से व्यवस्थित रूप दिया गया था और फाइनलाइज किया गया था। उसके बाद 94 में इसको लागू कर दिया गया। ठीक, जो प्रमुख हैं हम उनकी चर्चा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हैं वैसे तो, लगातार होते रहे हैं, लेकिन प्रमुख को हम देख लेते हैं। उसके बाद है 1997 का COP3 की बैठक, यानी COP की तीसरी बैठक। ये हुई थी जापान के शहर क्योटो में, और यहीं पर एक महत्वपूर्ण क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से, जिसे आप जानते हैं, वह समझौता लागू हुआ था। और क्योटो प्रोटोकॉल को ही जो पेरिस जलवायु समझौता है उसका अग्रदूत या उसका शुरुआती चरण माना जाता है। उसके बाद 2002 में आता है अगला COP8। यह जो बैठक है, इसको याद रखिएगा, यह नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। विशेष रूप से भारत के अंतर्गत एक बैठक का आयोजन किया गया था, जो 2002 की बैठक है COP8। इसमें तकनीक से संबंधित जो हस्तांतरण है, किस तरह से विकासशील देशों को अपनी रणनीतियों को लागू करने के लिए या फिर जो एमिशन है उसको कम करने के लिए जो तकनीकी हस्तांतरण है उस पर जोर दिया गया। इसके अलावा जैसे जो तकनीक का हस्तांतरण है, कुछ प्रमुख क्षेत्र इसके लिए चयनित किए गए, जैसे ऊर्जा क्षेत्र, परिवहन क्षेत्र, इन सभी अन्य क्षेत्रों के लिए। उसके बाद आता है 2007 का COP13, यानी 13वां, जो बाली समझौते के नाम से जाना जाता है, यानी बाली इंडोनेशिया का एक शहर है। यहाँ पर CBDR की पुष्टि की गई। CBDR का मतलब कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी साझी लेकिन विभेदित जिम्मेदारियां। अलग अलग देशों के हिसाब से अलग अलग जिम्मेदारियां तय की गई। जैसा आप जानते होंगे कि जो विकसित देश थे उन्होंने जब औद्योगिकीकरण का चरण शुरू हुआ तो उसके बाद से एमिशन जो किया वह बहुत ज़्यादा किया, क्योंकि बाकी देश उस समय बहुत सारे उपनिवेश बने हुए थे, देशों पर दूसरे देश राज कर रहे थे या एक तरीके से उनके अंतर्गत थे, तो वे उस समय डेवलपमेंट नहीं कर पाए। आने वाले समय में जब हमने देखा कि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बहुत ज़्यादा हो गया, तब विकसित देश और विकासशील देश एक साथ अगर उसको डील करेंगे तो विकासशील देशों के लिए जो विकास से संबंधित परियोजनाएं हैं उनको रोकने जैसी बातें आ जाएंगी। खासतौर से विकासशील देश, जैसे अगर हम भारत की बात करें, भारत में कोयले का इस्तेमाल किया जाता है, जो कार्बन का एक बहुत बड़ा उत्सर्जक या स्रोत माना जाता है। यदि भारत के पास अच्छी तकनीकें होंगी तभी वह ऐसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर पाएगा जिसमें कोयले को ईंधन के रूप में उपयोग न किया जाए, या फिर कोयले से संबंधित जो भी हमारे संसाधन चल रहे हैं, तापीय संयंत्र चल रहे हैं, उनको रोकने जैसी बातें आ जाएंगी। इसके अलावा जो जीवाश्म ईंधन का भारत उपयोग करता है उसके लिए अभी हमें स्वच्छ ईंधन की ज़रूरत है। तो अभी विकासशील देशों के लिए अचानक से यदि ऐसे लक्ष्य रख दिए जाएंगे जो विकसित देशों के समान होंगे तो उनको जाहिर सी बात है दिक्कत होगी। तो वही हुई। इसी के आधार पर CBDR की अवधारणा लाई गई, यानी साझी किंतु विभेदित जिम्मेदारियां या अलग अलग जिम्मेदारियां। उसके बाद से हमने देखा, यानी 1990 के बाद से हमने देखा कि 2012 तक लगभग भारत और चीन तेजी से विकास करते रहे, और आने वाले समय में चीन ने 2007 के बाद अमेरिका को पीछे छोड़ दिया उत्सर्जन के मामले में, और चीन पहले नंबर पर आ गया, बहुत ज़्यादा उत्सर्जन हो रहा है। दूसरे नंबर पर अमेरिका है देशों के स्तर पर, तीसरे नंबर पर भारत आ चुका है। ठीक, तो इस आधार पर जो जिम्मेदारियां तय की गई थी, हालांकि इस दौरान विकसित देशों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया था, क्योंकि इससे उनके ऊपर जो टारगेट्स है उनका लोड बढ़ रहा था। उसके बाद आता है 2009 का समझौता COP15। कोपेनहेगन समझौते के तहत 2020 से विकासशील देशों के लिए $100 बिलियन उपलब्ध कराए जाने की बात कही गई विकसित देशों की तरफ से सालाना। ठीक है, तो ये एक कंपनसेशन के तौर पर कह सकते हैं, एक राशि की व्यवस्था की बात की गई। तो ये कुछ समझौते हैं। उसके बाद आता है 2015
का समझौता यानी पेरिस में हुआ जो समझौता है COP21 की बैठक के तहत आता है और इसे ही यहाँ पर ही यानी पेरिस जलवायु समझौता लागू हुआ। यहाँ इसकी जो विशेष बात है वह यह है कि यह देशों के लिए उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों का निर्धारण नहीं करता, यानी ये यह नहीं बताता कि कौन सा देश किस समय कितना लक्ष्य रखे या फिर कितना उत्सर्जन में गिरावट करे। इसके तहत सीधी बात यह है कि जो देश जितना कैपेबल है, जितनी उसकी क्षमता है, उस हिसाब से अपने लिए लक्ष्यों को निर्धारित करे और गिरावट को पूरा करे, यानी कि जो उत्सर्जन वह कर रहा है ग्रीन हाउस गैसों का, कार्बन का, मीथेन का, उसमें वह तय करे कि बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, वह देश कैसे उसमें गिरावट ला सकता है। और अब इसके बाद जो एक प्रमुख समझौता जो होने वाला है 2021 में यानी इसी साल COP26 ग्लासगो में आयोजन किया जाएगा। इसमें जो कुछ प्रमुख मुद्दे हैं अगर हम उनको देखें तो इसमें पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए एक रूल बुक को फाइनलाइज किया जाएगा कि एक नियम बनाए जाएंगे पेरिस समझौते के तहत जो जो पॉइंट निकल करके आए थे IPCC की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए, तो एक रूल बुक तैयार की जाएगी। इसके अलावा 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन के कुछ लक्ष्य तय किए जाएंगे देशों के लिए। देशों से कहा जाएगा कि आप लक्ष्यों को तय कीजिए, निर्धारित कीजिए, खासतौर से भारत जैसे देश के लिए जिसने अभी तक ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं अपनाया है, तो भारत पर भी दबाव बनने की सीधे सीधे उम्मीद है यहाँ पर। लेकिन भारत का क्या पक्ष है अभी हम उस पर भी बात करेंगे। इसी तरह जो कार्बन क्रेडिट की बात है और कार्बन बाजार के निर्माण पर समझौते की बात है, ये कुछ पॉइंट इसमें विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो जब मीटिंग होगी उसके बाद भी इस पर जो भी विशेष पॉइंट होंगे उन पर चर्चा की जाएगी। अब जो भारत है, भारत की क्या मांग है इस बैठक को लेकर के, भारत ने कुछ बहुत सारी बातें कही हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि भारत का कहना है कि वह किसी भी तरह के जो भी समझौते हैं उनको अपनाने के लिए तैयार है, बशर्ते विकसित देशों ने पहले की जो बैठकें हुई हैं उनमें जो जो अपने वायदे किए हैं उन प्रतिबद्धताओं को वे पूरा करें। उसके बाद भारत आसानी से उन मुद्दों को या उन लक्ष्यों को अपना लेगा। तो कुछ जो प्रमुख बातें हैं वह यही कि प्रतिबद्धताओं को पूरा करें, जैसे कि विकासशील देशों को सालाना, भी हमने बात की थी ना, $100 बिलियन की क्षतिपूर्ति वाली। तो भारत का कहना है कि पहले जो ऐसे टारगेट्स रखे थे उसकी शुरुआत की जाए। 2020 से कहा गया था कि देना शुरू किया जाएगा। इसके अलावा कार्बन क्रेडिट बाजारों को फिर से मजबूत करना, ये एक बड़ी चुनौती है। कुछ समय पहले यह बात तय हुई थी लक्ष्यों की अगर हम बात करें तो कार्बन क्रेडिट का मतलब हुआ कि यदि विकसित देश बहुत ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन करते हैं तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि वे अपने उत्सर्जन में गिरावट करें। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ऐसे विकासशील देश जो कार्बन उत्सर्जन उतना नहीं करते या गिरावट कर रहे हैं उनसे वे कार्बन उत्सर्जन की गिरावट को कुछ पैसे दे करके, राशि दे करके, भुगतान करके खरीद लें और अपने लक्ष्यों में उसको जोड़ लें कि भाई जो उत्सर्जन में आपने गिरावट की है, मान लीजिए ए विकसित देश है और बी विकासशील देश है, तो यदि ए 7% की गिरावट करता है तो ये क्रेडिट ये खरीद सकते हैं, तो इनका जो टारगेट होगा उसमें 7% की गिरावट जुड़ जाएगी, सीधी सी बात है। तो यही कार्बन क्रेडिट बाजार थे। तो भारत और चीन जैसे देशों ने इसको बहुत तेजी से अडॉप्ट किया और एक बहुत बड़ा भंडार इकट्ठा कर लिया, एकत्रित कर लिया कार्बन क्रेडिट का। अब जो चैलेंज है वह यह है कि क्योटो प्रोटोकॉल के तहत जो क्रेडिट का भंडारण इन्होंने किया था, तो पिछले साल पेरिस जलवायु समझौते के 2015 में आने के बाद पिछले साल जो क्योटो प्रोटोकॉल लगभग समाप्त हो चुका है। तो अब देशों की मांग ये है कि जो कार्बन क्रेडिट हमने एकत्रित किया है उसको बनाए रखा जाए। वहीं विकसित देश हैं, उनका ये कहना है कि जो आपने पहले कार्बन क्रेडिट एकत्रित किया है उसको यहाँ पर हम मान्यता नहीं देंगे, यानी आपको फिर से एकत्रित करना होगा, पिछला वाला नहीं जोड़ा जाएगा। तो ये जो है ये मुद्दा बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है और जो COP26 की बैठक होनी है उसमें इसको उठाया जाएगा। इसके अलावा तकनीकों का हस्तांतरण भी एक भारत की डिमांड है कि जो भी तकनीकें हैं स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित, डेवलपमेंट से रिलेटेड, उनका हस्तांतरण किया जाए ताकि विकासशील देश उनको अपना करके अपने डेवलपमेंट जो प्रोग्राम देश चला रहे हैं उन पर फर्क ना पड़े। क्योंकि वित्त की कमी एक बड़ी चीज़ है, खासतौर से ऐसे समय में। यदि भारत जैसे देश से यह डिमांड रखी जाए कि आप कोयले का उपयोग बंद कर दीजिए,
या फिर जीवाश्म ईंधनों का उपयोग बंद कर दीजिए, तो एक ऐसे समय में भारत एक साथ या फिर अचानक से या आने वाले 10 सालों में या 5 सालों में ऐसा लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएगा। तो ये एक चैलेंज बनता है। ठीक है, अब हमने अब तक जो बात की कि शुरुआत से 1990 के बाद से ही हमें जलवायु परिवर्तन के प्रति देशों की संवेदनशीलता दिखाई पड़नी शुरू होती है, लेकिन लक्ष्यों की प्राप्ति 2015 के बाद भी पूरी क्यों नहीं हो सकी, ये एक बड़ा सवाल है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आने के बाद भी कई देशों ने इसको रेटिफाई नहीं किया, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश ने भी एक लंबे समय तक इसको रेटिफाई नहीं किया। हालांकि कुछ और देश थे यूरोपियन यूनियन से संबंधित जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा उसमें अपने एमिशन में गिरावट की थी, तो अभी हम उनको देखेंगे आगे। इसके अलावा तेजी से उभरती जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वे एक चैलेंज बनती रही। कैसे? हमने देखा कि 1990 के बाद से भारत और चीन जैसे देश तेजी से विकास कर रहे हैं और उत्सर्जन को बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो विभेदित जिम्मेदारियां हैं उनके आधार पर विकासशील देश जो हैं जैसे भारत और चीन, तो विकसित देशों का आरोप है कि अगर इनको हमने छूट दे रखी है जिस तरह से, तो ये उत्सर्जन करते रहेंगे। एक ऐसे समय में जबकि हमें वैश्विक स्तर पर तापमान वृद्धि को रोकना है, तो इन पर भी वही उसी तरह के प्रावधान, कड़े प्रावधान लागू होने चाहिए जैसे कि विकसित देशों पर हैं। तो ये एक यहाँ पर चैलेंज है, यानी तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाएं भी। इसके अलावा जो CBDR की बात है, सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियां और संबंधित क्षमताओं की बात कर रहे हैं, तो ये चीन और भारत जैसे देशों को भी एक अपर हैंड देते हैं कि आप उत्सर्जन करते रहिए, या अभी के लिए आप ऐसी तकनीकों को अपनाने में कुछ छूट मिल जाती है इन देशों को। इसके अलावा ऐतिहासिक उत्सर्जन की भी बात सामने आती है, यानी पिछले 150 सालों से जो विकसित देशों ने उत्सर्जन किया वह लगातार इतना ज़्यादा एकत्रित हो चुका है कि भारत या फिर चीन जैसे देशों का उत्सर्जन उतना नहीं है जितना वो लगभग 90% तक पहले ही कर चुके हैं, पहले ही जिम्मेदार हैं आज की मौजूदा परिस्थितियों के लिए। इसके अलावा 2015 का जो पेरिस जलवायु समझौता है, अभी हमने पीछे बात की थी कि पेरिस जलवायु समझौता एक तरीके से बाध्यकारी नहीं है या फिर किसी तरह के लक्ष्यों का निर्धारण नहीं करता। ऐसे में देशों के लिए जब यह कह देना कि आप खुद से लक्ष्य तय करिए और अपनी क्षमता के हिसाब से कार्य करिए, तो कितना संभव हो सकता है। साथ ही देशों को इससे क्या मोटिवेशन मिल पाएगा, यानी वे कितना अपने उत्सर्जन में गिरावट करें या ना करें। तो ये विफलता का एक बड़ा कारण के रूप में देखा गया। कुछ आंकड़ों को हम देख लेते हैं जिससे हमें पता चल सके कि पिछले समय में किस देश के पास कितना टारगेट था, उसने कितना उत्सर्जन किया, कितनी गिरावट की। तो यहाँ पर दिखाया गया है 1990 के बाद से क्या बदलाव आए। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका की बात है, अमेरिका के आंकड़े हैं। तो जो रेड वाली पट्टी है वह 1990 की है, ये वाला आंकड़ा। तो 1990 में इनका उत्सर्जन था 5543.47 और 2018 में इन्होंने गिरावट की बजाय इसमें आप देख पाएंगे कि ये हो गया 5794.35, यानी इसमें वृद्धि दर्ज की गई कितने फीसद की, 4.53। इसी तरह चीन का आप देख सकते हैं 307.34% की वृद्धि सबसे ज्यादा रही चीन की वृद्धि। इसी तरह इंडोनेशिया ने वृद्धि दर्ज की, जापान ने, इंडिया ने 231.53% की वृद्धि दर्ज की। इसके अलावा कनाडा ने। कुछ ऐसे भी देश रहे जिन्होंने गिरावट की, लक्ष्यों को प्राप्त किया। अगर हम उनको देखें तो यहाँ पर जैसे रशिया के ओवरऑल उत्सर्जन में गिरावट देखने को मिल रही है हमें। ब्राजील के उत्सर्जन में गिरावट है। यहाँ जर्मनी ने भी 29.99% की गिरावट दर्ज की। इसी तरह यूक्रेन ने, यूके ने। तो ऐसे भी देश हैं हालांकि, ठीक है। यहाँ पर जो टारगेट क्योटो प्रोटोकॉल के तहत दिया गया था उसको दिखाया हुआ है। 1990 के स्तर से 2012 के लिए टारगेट था कि यूएस जैसा देश, यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब है कि इसने उस समय रेटिफाई नहीं किया था क्योटो प्रोटोकॉल को। तो -7% तक इनको लाना था, लेकिन 2012 में ये आंकड़ा इनका 0.13% चल रहा था, यानी प्लस में ही था। इसी तरह जापान का देख सकते हैं, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का और बाकी देशों का। यूरोपियन यूनियन ने हालांकि यहाँ पर कमी की है, तो इस बात को आप नोट कर सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं कि -8% का लक्ष्य था। लेकिन अगर हम यूरोपियन यूनियन यानी पूरे यूरोपीय समूह की बात करें, जिसमें आप जानते ही हैं कि
उस समय कौन कौन से देश शामिल थे, यानी उस समय जर्मनी भी शामिल था, उस समय ब्रिटेन भी शामिल था। तो इन देशों को भी अगर हम शामिल करते हुए देखें तो 33.17% की गिरावट इनके उत्सर्जन में आई। इसी तरह जो अन्य आने वाले समय के लिए टारगेट दिए हैं, यानी 2025 तक 2005 के स्तर से यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो ये 26 से 28% का टारगेट रखते हैं। यूरोपियन यूनियन, इनका 40% का टारगेट है 2030 तक 1990 के स्तर से। इसी तरह बाकी देशों की लिस्ट भी आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम चैलेंजेस को। तो ओवरऑल शुरू से हमने जो भी बात की उससे अब तक आप इस निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं कि तकनीक और वित्त की कमी एक बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा जो आर्थिक स्थिति है किसी देश की, इसके अलावा उसके जो विदेश संबंध हैं, ये सभी चीज़ें मिलकर के उसकी पॉलिसीज़ को निर्धारित करती हैं और इस तरह के जो भी लक्ष्य वह लेकर के चलता है उसके सामने आसान रास्ता बना सकती हैं या फिर चुनौती खड़ी कर सकती हैं। तो तकनीक की उपलब्धता और वित्त की उपलब्धता विकासशील देशों के लिए एक बड़ी चुनौती बनी रही और यही चुनौती हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा विकास के मुद्दे भी भारत जैसे देशों के सामने बड़ी चुनौती हैं। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी भी देखने को मिलती है, यानी भारत ने अभी तक इतने लंबे समय के बाद भी अभी कोई लक्ष्यों को स्पष्ट नहीं किया है कि हम कब तक नेट जीरो पर आएंगे या नहीं आएंगे। और कार्बन बाजार की अभी हमने बात की कि कार्बन बाजार को लेकर के दिक्कत यही है कि जो विकसित देश हैं वे इन देशों के लिए जो कार्बन क्रेडिट की उपलब्धता की बात है उसको स्वीकारते हैं या नहीं स्वीकारते हैं, तो ये भी एक चैलेंज होगा। ऐसे में जो समझौता होगा उस दौरान किस किस समझौते के किन किन पहलुओं पर एग्रीमेंट होता है, ये हमें उसी आधार पर तय होगा और हमें देखने को मिलेगा। तो आगे की राह क्या हो सकती है, सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहला तो ये कि जो तकनीक है उसके हस्तांतरण पर बात की जानी चाहिए, यह बात सही है। तो जो भी विकसित देश हैं उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है विकासशील या अल्प विकसित देशों के लिए। इसके अलावा स्थानीय तकनीक का भी विकास करने पर जोर देना होगा, क्योंकि हम केवल यानी विकासशील देशों की अगर बात करें या अल्प विकसित देशों की बात करें तो केवल विकसित देशों की सहायता राशि पर ही या तकनीक हस्तांतरण पर ही निर्भरता नहीं रखनी चाहिए। स्वदेशी स्तर पर भी तकनीकों पर विचार करना होगा या उनका विकास करना होगा। इसी तरह नेट जीरो के जो लक्ष्य हैं उनके साथ जो वास्तविक उत्सर्जन है उसमें भी कमी करनी होगी। नेट जीरो एमिशन का मतलब आप जानते हैं कि जितना कार्बन उत्सर्जन किया उतना ही कार्बन का अवशोषण किया जाए। और अवशोषण करने के दो तरीके हैं। पहला तो जो वनस्पति हैं या फिर वृक्ष हैं उनके जरिए कार्बन को सिंक या अवशोषित कर लिया जाए। दूसरी है ऐसी जो आने वाली मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है उनका उपयोग करके कार्बन कैप्चरिंग यानी कार्बन को संचित कर लिया जाए। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका जो इससे अलग है वह यह है कि कार्बन उत्सर्जन जितना कर रहे हैं उसमें ही गिरावट कर लें। तो दोनों तरीके हैं। तो इसी को नेट जीरो लक्ष्यों के साथ कहा गया है कि वास्तविक उत्सर्जन में कमी के भी प्रयास करने होंगे, यानी ऐसी तकनीकों को अपनाने की बात है जिसके जरिए उत्सर्जन में जो कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य गैसेस हैं उनके उत्सर्जन में गिरावट लाई जा सके। इसके अलावा कार्बन बाजार को भी मजबूती देने जैसे विचार यहाँ पर लाए जा सकते हैं। यानी कार्बन बाजार को अगर हम मजबूत करेंगे तो कार्बन क्रेडिट की जो अवधारणा है, तो जो विकासशील देश हैं अगर उनको ऐसे कार्बन क्रेडिट बनाए रखने में कुछ लाभ प्राप्त होता है तो वे इस ओर आकर्षित होंगे और ऐसे प्रयासों में तेजी लाएंगे। इसी तरह वित्तीय सहायता भी दी जानी चाहिए। जैसे भारत ने कहा ही है कि जो उन्होंने टारगेट्स लिए थे विकसित देशों ने वे उसे पूरा करने की दिशा में प्रयास करें। ठीक है, तो ये आज हमारे ओवरऑल टॉपिक का डिस्कशन है। चलिए जो सवाल बनता है उसको देखते हैं। सवाल है, बताइए कि अधिकांश देश कार्बन उत्सर्जन में गिरावट के लक्ष्य को पाने में क्यों विफल रहे हैं। COP26 के दौरान नेट जीरो उत्सर्जन की मांग कोविड-19 के दौर में कितनी प्रासंगिक होगी। तो इस सवाल में दरअसल दो सवाल छुपे हुए हैं। पहला है डिस्कशन जो हमने किया है, यानी अधिकांश देश कार्बन उत्सर्जन में गिरावट के लक्ष्य को पाने में क्यों विफल रहे हैं, आपको बताना है एक पोर्शन में कि क्यों, क्या क्या चैलेंजेस उनके सामने आए, उनकी इच्छा शक्ति नहीं रही या क्या चीज़ें। उसके अलावा COP26 के दौरान जो कोविड-19 के प्रभाव हैं उसकी वजह से देशों की अर्थव्यवस्थाएं उनकी हालत खराब है, तो ऐसे में कितना संभव हो पाएगा उनके लिए देना। तो इसको लिखने का प्रयास कीजिए, खाका बनाइए। ठीक है, आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। शुक्रिया।